बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने केमिस्ट्री के लिए जो मैथ्स है क्लास 9, 10, 11, 12 का, उसके ऊपर एक छोटा सा राउंड अप करना है, बट अ वेरी वेरी क्विक राउंड अप आएगा तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस। तो उसमें जो चीज़ें हैं जो असल में पहले बच्चे को ना सिखाई जाएं तो वो हमेशा मुझे लगती है कि वो शायद केमिस्ट्री में प्रॉब्लम कर रहा है, तो केमिस्ट्री उसको प्रॉब्लम नहीं कर रही थी, केमिस्ट्री का मैथमेटिक्स उसको प्रॉब्लम कर रहा होता है। तो व्हाट आर दोज कंपोनेंट्स जो एक्सप्लिसिटली सिखाने चाहिए। अब हम उन पे आते हैं। पहली बात यह है साइंटिफिक नोटेशन, क्योंकि शुरू से ही एवोगाड्रो नंबर आ जाता है। तो एवोगाड्रो नंबर क्या है, तो वो एक खास नोटेशन में लिखा जाता है ना, जिसमें ये नंबर जो है ये 1 से लेकर 9.9 से ऊपर नहीं जाता। ठीक हो गया। कोई भी नंबर हम इस तरह लिख सकते हैं जिसमें 9.9 मैक्सिमम नंबर है। इट शुड बी लेस देन 10, राइट। 600 है तो हम 600 को 600 into 10⁻1 लिख सकते हैं। या मैं अगर डेसिमल इधर शिफ्ट करूं तो मैंने 10 पे डिवाइड किया ना, तो इसका मतलब मैं इधर एक 10 का इजाफा कर दूं। मैं डेसिमल और इधर शिफ्ट करूं तो मैं 10 का एक और इजाफा कर दूं। ठीक। तो लेकिन इवेंचुअली मुझे इस फॉर्म में लाना है अ नंबर पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाइड बाई 10⁻. तो इस पे ये सिखानी चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन, ताकि किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन। दूसरी जो बात है ये हमारी यूनिट कन्वर्जन अच्छी तरह आने चाहिए, क्योंकि बार बार आएगा डेसीमीटर स्क्वायर है और मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब है। वॉल्यूम के खासतौर पे जब चीज़ें आएंगी, वॉल्यूम की जब चीज़ें आएंगी तो हमें पता है कि मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, एक डेसीमीटर में फिर 10 सेंटीमीटर होते हैं, जिससे हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से जंप लगाएं तो मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 100 हो गया ना। अगर स्क्वायर में लें तो मीटर स्क्वायर में 10 स्क्वायर डेसीमीटर स्क्वायर, और डेसीमीटर स्क्वायर में 10 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। इसी तरह मीटर क्यूब आएगा वॉल्यूम में जब, तो 10 क्यूब डेसीमीटर क्यूब और 10 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, राइट। और हम आमतौर पे चूंकि हम कंसंट्रेशन जो है वो मोल पर डेसीमीटर में लेते हैं, तो अब इधर से वापस जाएंगे इस तरफ छोटे से की तरफ तो डिवाइड करेंगे, तो हम एक तरफ याद करवा दें तो दूसरा बिकम्स ऑटोमेटिक, राइट। एक हमें यूनिट कन्वर्जन में फंस सकता है बच्चा, क्योंकि मैथमेटिक्स डोंट अस्यूम कि उसे याद है। तीसरी बात जो कॉन्सेप्चुअली आनी चाहिए वो है मोल्स की। मोल्स की जैसे हमने कहा कि कंसंट्रेशन होती है मोल पर डीएम क्यूब, राइट। न्यूट्रल सॉल्यूशन में या वाटर में H और OH आयन बराबर होते हैं, और H आयन एसिड की डेफिनेशन हम करते हैं ना H डोनर, राइट। H आयन की उसमें जो कंसंट्रेशन है वो इतने मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। हाउ मेनी मोल्स? 10⁻⁻7 मोल्स पर दिस। अब ये एक उसकी अगर कंसंट्रेशन का कोई स्केल बनाना हो तो ये तो बहुत डील करने में थोड़ा सा क्लमजी है। तो साइंटिस्ट ने सोचा मैथमेटिक्स करके इसके हम सिर्फ एक्सपोनेंट क्यों ना यूज कर लें, ठीक है। एक्सपोनेंट यूज करने का मतलब इसका हम लॉग क्यों ना ले लें, तो लॉग भी लें, ठीक है, तो फिर स्केल माइनस में आ जाता है, तो उनका फिर इसके साथ एक माइनस भी ऐड कर देते हैं ताकि ये पॉजिटिव स्केल हो जाए। तो जब 7 होता है, मतलब जब हाइड्रोजन एक न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, तो उसमें फिर उसका पीएच लॉग लेके और माइनस लेके 7 आ जाता है। अगर किसी चीज में कंसंट्रेशन H की इससे ज्यादा हो तो 10⁻⁻7 से ज्यादा मीन 10⁻⁻6 10⁻⁻5 वो ज्यादा है ना, क्योंकि नेगेटिव में वो ज्यादा बन गई ना, तो ज्यादा है तो इसका मतलब है उसका जवाब फिर लॉग लेके माइनस लेके 6 आ जाएगा। तो जैसे ऊपर चले जाएंगे 7 से ऊपर, तो एक्चुअली H की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है, राइट। इसी तरह अगर कोई बेसिक सोल्यूशन है, अल्कलाइन सोल्यूशन है, तो 10⁻⁸ यानी और कम, तो फिर ये स्केल जो है ये बेसिक या अल्कलिनिटी की तरफ जाएगा। ये अक्सर कंसेप्चुअली नहीं पता होता, तो ये कंसेप्चुअली बताना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली इट कम्स फ्रॉम एक्चुअल कंसंट्रेशन, यानी कोई एम्पिरिकल या वो कह लें कि आर्बिट्ररी कन्वेंशनल स्केल नहीं। नंबर 2। तीसरी बात जो पता होनी चाहिए वो ये है कि कोई भी फार्मूला है HOH, तो हम इसमें हमें पता है कि H का मोलेकुलर मास 1 है, O का मोलेकुलर मास 16 है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि H2O में कितने फ्रैक्शन हाइड्रोजन है, तो हमें बच्चा इस तरह बता सकता है कि जी 2/3, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है आउट ऑफ 3। नहीं, हम
एटम्स के नंबर्स नहीं पूछ रहे, हम एटम्स की मास के हिसाब से पूछ रहे हैं। अब सर हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है और ऑक्सीजन में 16 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ऑक्सीजन का एटम हाइड्रोजन के एटम से 16 गुना बड़ा है, राइट। तो हमने उसकी एटॉमिक मास लेनी है, ठीक। तो ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन एटॉमिक मास से करनी होती है। तो इसी तरह मोलेकुलर मास अगर कैलकुलेट करनी हो तो अंदर जितने भी एटम हैं उनको कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। वो उसके लिए हम यूज करेंगे एलिमेंट वाला टेबल, पीरियोडिक टेबल कि कॉपर का एटॉमिक मास कितना है 64, ओ का कितना है 16, एच का कितना है 1। और जहां पे ये ब्रैकेट आ जाए तो वो फिर मैथमेटिक्स में जैसे होता है ना कि ब्रैकेट में सारी चीजें पे ये अप्लाई हो रहा है 2 टाइम्स। तो 16 और 1 17, 17 इंटू 2 34 प्लस 64, समझ आ गया। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है कि वो हो सकता है ये एक दफा लेके, हो सकता है एच को सिर्फ डबल कर ले। तो डोंट अस्यूम एनीथिंग, ये बात पता होनी चाहिए। चौथी एक बात आएगी, वो ये है कि यील्ड। अब उसमें कॉन्सेप्ट सिर्फ परसेंटेज का इस्तेमाल होता है कि एक सोल्यूशन में इतनी हमें कोई एक गैस मिली, ठीक है, लेकिन मिलनी इतनी थी। फर्ज करो 2 मीटर क्यूब गैस प्रोड्यूस हुई, प्रोड्यूस 3 होनी थी, तो हमारी यील्ड क्या है 2 आउट ऑफ 3 कि हमने एक्सपेक्टेड में से कितने अचीव किए, ठीक है ना। और अगर एक से ज्यादा प्रोसेस हूं, अब परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बच्चे को भूल चुका होता है, इसलिए रिफ्रेश करना चाहिए कि 3 चीजें ले 10 में से तो कितना परसेंट हुआ, राइट। तो अगर एक प्रोसेस है, फिर दूसरा प्रोसेस है, फिर तीसरा प्रोसेस है, एक प्रोसेस की यील्ड इतनी है, दूसरे की इतनी है, तीसरे की इतनी है, तो जब आगे जाएंगे तो ये फ्रैक्शन का फ्रैक्शन बनता जाएगा। ये क्या बनेगा? फ्रैक्शन का फ्रैक्शन। तो परसेंटेज का परसेंटेज का परसेंटेज, हालांकि ये 80% यील्ड है, तो 80% का 50% या 50% का 80% और उसका फिर 50%, तो 80% मल्टीप्लाइड बाई 50% मल्टीप्लाइड बाई 50%, तो ये 40% हो जाएगा और ये तकरीबन मिला के 20% हो जाएगा, ठीक है ना। 8 5 40 40% हो गया, 40 इंटू 50 20%। तो ओवरऑल यील्ड बहुत कम होगी क्योंकि ये यील्ड घटती जा रही है। तो ये पता होना चाहिए एक चीज का, ये हमारा यील्ड का कॉन्सेप्ट है, विच इज एसेंशियली द परसेंटेज कॉन्सेप्ट, राइट। ये जैसे अगर इक्वेशंस आती हैं तो इक्वेशंस में ये एक है CH3OH CH3COOH, इट रिजल्ट्स इन प्रोडक्ट्स उसके ये हैं, ठीक है ना, ये होते हैं ना रिएक्टेंट्स और ये प्रोडक्ट्स। तो इनके ये किस मास की रेशियो से मिलते हैं ये हम उसकी मोलेकुलर मास से पता कर सकते हैं। इसकी मोलेकुलर मास है मिला के C और H और O और H 3 H मिला के 32, इसकी 60 है, इसकी 74 है, पानी की 18 है, जिस तरह, ठीक। तो अगर हमें पूछें कि 16 ग्राम CH3OH यील्ड्स 30 ग्राम CH3OH, तो हम क्या कहेंगे? ओके, 16 ग्राम 32 ग्राम से 74 बनने थे, 32 से 74 बनने थे, तो 16 से यानी इसके हाफ से इसके हाफ ही बनेंगे ना, यानी बनने कितने थे? 74 का हाफ, यानी कितने? 74 70 इज 35 37, तो 37 बनने थे। 37 एक्सपेक्टेड है ना अकॉर्डिंग टू दिस रेसिपी। हमारी इक्वेशंस और हमारे फार्मूलाज आर एक्चुअली रेसिपीज। इस रेसिपी के मुताबिक 37 बनने थे, बने कितने हैं? 30। तो हमारी यील्ड कितनी हुई? 30 डिवाइडेड बाई 37, क्योंकि कोई भी चीज प्रोसेस में वेस्टेज होती है ना, ये इसकी यील्ड है। इस तरह हम यील्ड निकालेंगे। अच्छा, अब एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ज्यादा फंडामेंटल है और ये केमिस्ट्री का असल कॉन्सेप्ट वो है, वो ये है, असल मैथ्स केमिस्ट्री का ये है, वो ये है, ये हम उसकी इनेबलिंग चीजें कर रहे हैं। एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मिसाल के तौर पर ले, ये हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन इन मोलेकुलर फॉर्म, ठीक। ये हीलियम है, हीलियम के मैंने 4 बनाए हैं बिकॉज जाहिर है इसमें अगर एक प्रोटॉन है तो इसमें 4 है ना इसका वजन, तो ये हीलियम है। और ये कार्बन है जिसमें कार्बन के हर पैकेट में 12-12 हैं, ठीक हो गया। और ये 3 कंटेनर्स हैं जिसमें ये भी हो सकता था कि एक इनका पार्टिकल हो। अब पार्टिकल से क्या मुराद है ये पता होना चाहिए। पार्टिकल से मुराद है वो जिस फॉर्म में है। अगर वो एटॉमिक फॉर्म में है तो पार्टिकल्स मींस एटम्स, अगर वो आयोनिक फॉर्म में तो पार्टिकल्स मींस आयंस, अगर वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म में तो पार्टिकल मींस मॉलिक्यूल्स। ये इतनी तादाद में हूं, दिस इज अ बिग नंबर, 6 × 10⁻23। ये एवोगाड्रो के नाम से है, लेकिन इसको कैलकुलेट तो बहुत सारे बंदों ने किया, इट्स अ लॉन्ग हिस्ट्री, किसी एक बंदे ने नहीं किया।
ओके, तो एवोगाड्रो नंबर के बगैर, यानी 6 के आगे ट्रिलियन 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 वॉच बन जाएंगे, 23 जीरो, इतने पार्टिकल अगर हों किसी चीज के, उसको कहते हैं उसका एक मोल। ठीक है ना? तो ये असल में एक नंबर है। तो ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसकी मोलेकुलर मास 2 है ना, ठीक है। इसकी अगर मोलेकुलर मास 2 है तो इसकी मोलेकुलर मास 4 है और इसकी मोलेकुलर मास 12 है। तो उस हिसाब से इसका जो एक मोल है ये 2 ग्राम का होता है। जितनी मोलेकुलर मास है उतने ग्राम्स। तो जाहिर है इसका जो है, इसका मोलेकुलर मास 4 है, एटम इसका बड़ा है, लेकिन तादाद तो उतनी है ना, तादाद उतनी है, तो लिहाजा इसके 4 ग्राम हो जाएंगे। और इसका एटम चूंकि उससे 12 गुना बड़ा है, हम इसमें स्टैंडर्ड तो इसके 1/12 हिस्से को लेते हैं, लेकिन इसका एटम इस हिसाब से देखें तो इससे 12 गुना बड़ा है, तो जाहिर इसके 12 ग्राम हो जाएंगे फॉर द सेम नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स इन दिस आर सेम, विच इज एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, किसी चीज के एवोगाड्रो नंबर के बराबर अगर पार्टिकल्स लें, पार्टिकल्स पूरा समझ गया ना आप, पार्टिकल कैन बी कि किस फॉर्म में वो है, कैन बी एन एटम, कैन बी मॉलिक्यूल, कैन बी आयन, तो वो उसका एक मोल होता है, राइट? और उसका वजन ग्राम में उतना ही होता है जितने उसके मोलेकुलर मास है, या एटम में है तो एटॉमिक मास है। गॉट द पॉइंट? तो ये बड़ा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मेरे पास मोल है 1 मोल, तो मैं उसको एवोगाड्रो से नंबर से देके ज़रब देके उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकता हूं। अगर मेरे पास मोल है, ठीक है ना, 1 मोल, तो मैं 1 मोल मींस ये 1 मोल है ना, मैं उसके मोलेकुलर मास से ज़रब देके उसकी मास निकाल सकता हूं। मोलेकुलर मास से ज़रब देके उसकी मास, मोलर मास कह लें, मोलर मास से ज़रब देके उसकी मास निकाल सकता हूं। गैसेस में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि गैसेस वॉल्यूम का रेशियो फॉलो करती हैं। गैसेस में अब उसमें आपको मुख्तलिफ किताबों में 2 मिलेंगे। बाज़ किताबें रूम टेम्परेचर को फॉलो करती हैं। जो रूम टेम्परेचर को फॉलो करती हैं वो कहेंगी कि एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर एक गैस का एक मोल, 1 मोल इज 24 dm³। कुछ बुक्स एसटीपी को स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर, स्टैंडर्ड होता है 0 डिग्री केल्विन पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, राइट? रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रूम थोड़ा सा ऊपर हुआ ना, तो रूम का थोड़ा सा ज्यादा है, 24 है, तो स्टैंडर्ड पे 22.4 है। समझ आ गई बात? तो दिस इज डिफरेंट। तो 1 मोल का वॉल्यूम कांस्टेंट होगा फॉर गैसेस ओनली, राइट? गॉट द पॉइंट? तो ये कॉन्सेप्ट हैं फंडामेंटल। अब इन कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं इन